साहिलदीप कासवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। आईएसओ के युवा के प्रदेश अध्यक्ष 30 मार्च को बनाए गए हैं। पूरा हरियाणा की जिम्मेवारी इनके ऊपर। देखिए, आप ये कह रहे हो कि खुद अभय चौटाला जी हार चुके हैं बुरी तरीके से। युद्ध में इतिहास कभी आपका आकलन इस बात से नहीं करता कि आप जीतते या हारे। इस बात से आपका आकलन किया जाता है कि आपने गोली पीठ में खाई है, छाती में खाई। आज हम हार के भी जीत गए और वो जीत के भी हार गए। इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही थी। 2019 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 2019 के अंदर हमारे कुछ घर के जो जयचंद थे, एक पुरानी कहावत कहते हैं ना, बोला हम डरते नहीं छल शब्दों से, हर बार पराजय पाई है हमने घर के जयचंदों से। हमारे ही घर के जयचंद थे, उन जयचंदों ने हमारे पीठ में छुरी मारी और बीजेपी की गोदी में जाके बैठे उनकी सरकार बनवाई। लेकिन जो कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो हरियाणा की राजनीति के धृतराष्ट्र हैं, हरियाणा की राजनीति के धृतराष्ट्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हिसार के हास्यास्पद सांसद जयप्रकाश जी ने लोगों को इतना भ्रमित कर दिया था, मतलब इंडियन नेशनल लोकदल तो बीजेपी की बी टीम है। और इस कारण से लोग प्रोग्राम हमारे कर रहे हैं, साथ हमारे जुड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी के अंदर वोट कांग्रेस को डाल रहे हैं। उन लोगों को यह नहीं पता था कि कांग्रेस को वोट डाल के तुम बीजेपी की ए टीम को वोट डाल रहे हो और तुम बीजेपी को सत्ता के अंदर ला रहे हो। आप कह रहे हो अगर हम हरियाणा के अंदर हो तो हरियाणा का क्या होगा। हम अगर हरियाणा की राजनीति में हो, चौधरी अभय चौटाला जी अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, तो सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं कहता, 6 महीने के अंदर ये जितनी भी समस्याएं ये लोग 10 साल में हल नहीं कर पाए ना, 6 महीने में सारी समस्याएं हल होगी। जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2005 के अंदर 50,000 करोड़ सरकारी खजाने के अंदर वो छोड़ के गए थे। रिकॉर्डेड है ये चीज। हुड्डा साहब 10 साल इस प्रदेश को उन्होंने लूटा और लूटने के बाद उन्होंने कम से कम 60-70 हजार करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर छोड़ा और आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है कि जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने, और जो जान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। आज ये बीजेपी, आज ये कांग्रेस एक हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक एक आदमी को, कांग्रेस के जो मेन कांग्रेसी आदमी थे उनको पार्टी से निकाला, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, चाहे वीरेंद्र डुमरखा जी हो, दोबारा वापिस आए, पहले छोड़ के जा चुके थे वो भी। भूपेंद्र हुड्डा जी जब तक कांग्रेस खाली नहीं हो जाएगी, जब तक वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद में वो पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी छोड़ के बीजेपी की गोदी के अंदर जाके बैठेंगे। कम से कम फर्ज ये बढ़ता था, जिस किसान सरदारी के कारण कांग्रेस पार्टी उभरी थी, भूपेंद्र हुड्डा ने राजनीति करी अपनी घटिया मानसिकता की। आज उनमें से कम 20 टिकटें तो देते किसानों को। एक टिकट मुझे बता दो पूरा हरियाणा में किसी भी किसान नेता को टिकट दी हो जिन्होंने अपने 800 शहीद करे आदमी, 800 आदमी खोए, 1.5 साल वहां पे चारों मौसम के अंदर बैठे, क्या किया इन्होंने। जयप्रकाश जयपी क्या कहेंगे जयप्रकाश तो लेके? एक हास्यास्पद सांसद है, चुटकुले सुना देते हैं और कर देते हैं। 1 साल तो उन्होंने बधाइयां ली, कम से कम आज तक बधाइयां ले रही है। उनको अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं सांसद बन गया, बार बार बधाइयां वो लिए जा रही हैं। और वो तो बीजेपी ने धोखा दे दिया अब की बार, वरना उनको नहीं करना था। जैसे कांग्रेस बीजेपी को जितवाने का काम करती है ना, वैसे बीजेपी भी कांग्रेस को जितवाने का काम करती है। सिर्फ अपने 4-5 चेले चपाटों के साथ बैठ जाएंगे, उड़ बातें करते हैं और कुछ भी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं जयप्रकाश जी की बात करना एक समय का व्यर्थ करने वाली बात होगी। वो एक बाई चांस के बने हुए एक्सीडेंटल, हम नाम ले सकते हैं, एक एक्सीडेंटल सांसद है, दोबारा उनको नहीं खींचना कभी भी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हरियाणा न्यूज 24 पे हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं खास बातचीत में, साहिलदीप कासवान, आईएसओ। साहिलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिलदीप जी आईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए युवा के, अभी आपके 30 मार्च को अभय चौटाला, आपके बड़े बड़े सुप्रीमो जो उन्हीं से निकल के आईएसओ बनी है ये, यानी कि काम तो वही है, पार्टी चौटाला की है, अलग अलग वो काम कर रहे हैं आपके ग्रुप जो। कैसा लगता है, क्या कहेंगे? आपको शुभकामनाएं पहले तो हरियाणा न्यूज 24 की तरफ से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी हरियाणा न्यूज 24 देखने वाले साथियों में मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आईएसओ संगठन में जैसे आपने पूछा, तो आईएसओ संगठन कभी से मात्र एक स्टूडेंट संगठन नहीं रहे, एक सामाजिक संगठन रहे हैं। आज आप हरियाणा के अंदर एक चीज देखो, अब हरियाणा के अंदर हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और वहां अगर एक पत्रकार साथी स्टिंग ऑपरेशन चलाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि 90% स्टूडेंट्स आज आईएसओ का नाम लेंगे, क्योंकि उनको इस चीज का पता है कि चाहे वहां नशा मुक्ति अभियान चलाने का काम हो, चाहे सफाई अभियान का काम हो,
चाहे कोई भी स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई भी समस्या का काम हो, तो आईएसओ संगठन मात्र हरियाणा का एकलौता संगठन ऐसा है जो अपने तन मन धन की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता। और हमें यह मतलब भी नहीं है कि 500 स्टूडेंट्स आएंगे तो ही हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, 5000 आएंगे तो भी हम वही लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए बच्चों का विश्वास बोलता है आईएसओ के ऊपर। साहिल, हरियाणा प्रदेश में कभी चौटाला सरकार रही है, कभी अभी चौटाला सरकार रही है, कभी अजय चौटाला सरकार रही है, तो आप ये नौबत आपको क्यों आई आईएसओ बनाने की? आप नशा पहले भी बंद कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए? अभी चौटाला बंद नहीं कर पाए, ओम प्रकाश चौटाला बंद नहीं कर पाए, दूषण चौटाला बंद नहीं कर पाए। ये आपका आईएसओ जो अभय चौटाला, इनकी पूरी अच्छा दबदबा था, सरकार भी अच्छी चलती थी, तो किसने कहा आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा नशा होता है फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये इधर इस साइड में चिट्टा का नशा घर घर घर, और सुसाइड कर रहे हैं। अभी मैं सर्वे कर रहा था पीछे चुनाव उसमें साहब, 2 दिन पहले 2 बच्चों ने हद से ज्यादा चिट्टा पीने के कारण गांव के चौपाल के अंदर उनकी सुसाइड, ऑटोमेटिक मृत्यु होगी उनकी। तो सब किसने रोका था आपको? अपने नशा देन तो आपकी है, सरकार आपकी रही है हमेशा, तो आपने बंद करना चाहिए था। आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं मैं, और इससे जनता भी सहमत होगी। और जनता से भी मैं यही कहूंगा कि आप कमेंट करके इसका जवाब दें। जी, आज से 1 साल पहले चौधरी अभय चौटाला जी ने विधानसभा के अंदर एक लौते विधायक होते हुए एक आवाज उठाई, और उन्होंने कम से कम 1000 एफिडेविट वहां पे पेश करे स्पीकर के सामने। और उन्होंने ये बताया कि सिरसा जिले के अंदर एक बूटा सिंह नाम का सरदार वहां नशा तस्करी करता है, और जो वो बूटा सिंह सरदार कल को दारू बेचने का काम करता था, आज वो चिट्टे की खेती करने लग गया और 4 मंजिला अपना मकान बना के बैठे हैं। सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन बार बार वहां पे करने के बाद, बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार की जूं पर नहीं लगी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। चौधरी अभय चौटाला जी ने एक बात और भी कही, ये बूटा सिंह वही आदमी है जो मंत्री की गाड़ी के अंदर 24 घंटे घूमता है, जो सरकार का मंत्री है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। मैं आपको हंसी की बात बताता हूं। परसों हिसार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी आए थे, और आने के बाद उन्होंने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया, साइकिल यात्रा निकाली उसके ऊपर। और मेरे को तो बड़ी हंसी आई, बड़ी इसमें हैरानी हुई इस चीज कि उसके अंदर स्कूलों के बच्चे ला रखे थे, कोई उनके पास यूथ नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं था, स्कूलों के दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे ला रखे। अगर आपको नशा मुक्ति अभियान चलाना ही था तो आप ऐसे लोगों को बीच में लेके आते जिन लोगों का सरकार ने नशा छुटवाया हो, और वो लोग कहते हैं कि सरकार सक्षम है। सर मैं आपको एक बात कहता हूं, कभी भी सरकार की भूमिका नहीं होती कि आप नशा मुक्ति अभियान चलाओ, ये काम विपक्ष का होता है। आपके पास पावर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप नशे को खत्म करो। नशा तो बहुत दूर की बात है, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता सरकार चाहे तो। आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूं इस चीज का। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कसवन साहब, आपने कहा पत्ता नहीं हिल सकता सरकार चाहे तो। साहब मुख्यमंत्री आप रह चुके, डिप्टी स्पीकर आप रह चुके, कई बार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, तो ये पत्ता कैसे हिल गया? एक दिन में यहां नशा आ गया हरियाणा में, यानी कि रातों रात आ गया और पूरे हरियाणा में नशा फैल गया। तो साहब कहीं तो कभी तो शुरुआत हुई होगी, सरकार आपकी सबसे ज्यादा हरियाणा में रही है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, और कोई हो या ना हो। जिस समय यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई थी वहां पे नशे की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक का हम कार्यकाल देखते हैं, इस कार्यकाल के अंदर तो गूंगी भरी सरकार है। जो पंजाब की हालत थी, जो हम पंजाब के लिए कहते थे कि उड़ता पंजाब है, आज मैं बड़े ही गंदे मन से ये बात कहना चाहता हूं कि आज उड़ता हरियाणा है, और पंजाब को हम नशे के अंदर पार कर चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी, जब तक चौटाला साहब की सरकार थी 1999 से लेकर 2005 तक ऑन रिकॉर्ड है, साहिल देव कसवा झूठ बोल सकता है, रिकॉर्ड झूठ नहीं बोल सकते, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो। हरियाणा के अंदर पूरे जिले के अंदर एक आधा बहुत मुश्किल से होता नशा तस्कर, उसको भी सलाखों के पीछे कर दिया जाता था। आज तो हर गली में, हर चौकियों पर कोई नशा बेचने वाला, नशा करने वाला लग जाएगा। ये टोटली प्रशासन का फेलियर है, ये टोटली सरकार का फेलियर है। सरकार चाहती ही नहीं नशा खत्म हो। जी, साहिलदीप कासवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। आईएसओ के युवा के प्रदेश अध्यक्ष 30 मार्च को बनाए गए हैं, पूरा हरियाणा की जिम्मेवारी इनके ऊपर आईएसओ की। और आईएसओ की हम बातचीत करें, आजकल आईएसओ पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं इनके स्टूडेंट्स विंग खड़ी है और हर कॉलेज में देखी जा सकती है। वैसे तो साहिलदीप कासवान बहुत पुराने ये इंसो के पहले दोनों पार्टी एक होती थी, उस समय छात्र संघ के ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उससे पहले 2011 में जाट कॉलेज के प्रधान रह चुके हैं ये, और उसके बाद जिला संगठन इंसो सचिव रह चुके हैं ये, जिला प्रवक्ता इंसो के रह चुके हैं ये, फिर ये पार्टी अलग हुई, लंबा चौड़ा इनका कैरियर रहा है, खासकर अभय चौटाला के प्रति
ओम प्रकाश चौटाला के प्रति विशेष लगाव है, साहिलदीप कासवान का, बाकी तो पता नहीं, लेकिन दोनों के प्रति बहुत ही वफादारी, बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रही है। इन शो में 300 से ज्यादा आंदोलन कर चुके हैं, और आंदोलन की विशेषता है साहिलदीप कासवान की, जब भी हिसार या हिसार में मुख्यमंत्री का कोई दौरा होता है, इनको पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है। अभी भाई साहब आप अंदर रहिए, अब मुख्यमंत्री जाने के बाद आपको छोड़ा जाएगा, आप कोई ना कोई पता नहीं षड्यंत्र रच देंगे, या प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, नहीं छात्रों को लेके खड़े हो जाएंगे। साहिलदीप जी कैसा लगता है आपको, कोई मुख्यमंत्री आता है आपको अंदर? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी। आज आप मेरे बारे में किसी भी बीजेपी वाले से सवाल करो, आप मेरे बारे में किसी भी कांग्रेस से सवाल करो, तो कांग्रेसी मुझे उल्टा बोलेंगे और बीजेपी मुझे उल्टा बोलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन इस प्रदेश की खिलाफ की जो ताकतें हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो हिंदू महासभा है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो कांग्रेस है, ये लोग जिस दिन साहिलदीप कसवा को सही बताने लग गए ना, उस दिन आप ये मान लेना साहिलदीप कसवा बिक चुके। ठीक है, आज मेरा तन मन धन समर्पित है इंडियन नेशनल लोकदल को, और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही। मेरा 15 साल का छात्र राजनीति का एक्सपीरियंस है, 2011 में छात्र राजनीति के अंदर में आया था, और 15 साल से मैं इसी के अंदर बहुत तत्व के ऊपर हूं। और जब भी मुख्यमंत्री सारे के अंदर आते हैं या कोई मंत्री सारे के अंदर आते हैं, पुरानी बात छोड़ो शर्मा भी की आपको बात बताता हूं, सिर्फ 1.5 महीने पुरानी बात है। 1.5 महीने पहले हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे, और वहां पे हम बड़ी शांति से एक ज्ञापन देने गए थे कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 हत्याएं हो चुकी है, एक तो एडवोकेट की और एक डॉक्टर दिव्या फोगाट की, तो मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही पता लगा साहिल आया हुआ है, डीएसपी रैंक के आदमी से मेरे को डिटेन करवा दिया, मुझे 6 घंटे बिठाए रखा। उससे पहले मैं जीजू यूनिवर्सिटी के अंदर नशा मुक्ति के ऊपर इनसे बात करने गया था, मनोहर लाल खट्टर से, वहां मुझे डिटेन करवा दिया। कहीं भी अगर कोई भी आंदोलन होता है तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। आज जो सरकार हमें बार बार डिटेन करवा रही है, तो मैं इस चीज में बहुत खुशकिस्मत खुद को मानता हूं। आज विपक्ष की भूमिका के अंदर मात्र इंडियन नेशनल लोकदल है, और कल को अगर कोई भी चीज होगी तो हमें विपक्ष की नहीं, विकल्प की जरूरत है, तो इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ वो पार्टी बन के आएगी जिसने हिसार के अंदर 1000 से ऊपर आंदोलन करे हैं, सड़क के आंदोलन करे हैं, चाहे कोई किसान हो, कमेरा हो, मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, किसी के साथ भी कोई गलत हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम अपने तन मन धन की बाजी लगा के साथ खड़ी हुई, उसकी हमने जीत करवाई। इसे हम हमारे दिल से बहुत हमें खुशकिस्मत मानते हैं, बड़ी खुशी मानते हैं सर इस चीज की। साहिलदीप जी, अब आपकी हिसार की जिम्मेवारी नहीं है, फतेहाबाद की जिम्मेवारी नहीं है कासवान साहब, अब पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी है, सभी कॉलेजों की, सभी स्टूडेंट विंग की, सभी स्टूडेंट्स जो कॉलेजों के प्रधान, उनकी कैसे रूपरेखा तैयार की है? और फिलहाल आपको क्या लग रहा है, कॉलेजों में किस चीज का मुद्दा उठाने जा रहे हो आप? आपको ऐसा लग रहा है हाँ यार यार न्याय हो रहा है स्टूडेंट विंग के साथ, या फिर समाज में या कॉलेजों में ऐसा कुछ देख रहे हो? क्या क्या लगता है? सबसे बड़ी आज कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं सर, तो आप खुद एक बड़ी ईमानदार पत्रकार हो, मैं बड़े लंबे समय से आपको देखता आ रहा हूं, आप ईमानदार पत्रकार पूरे हरियाणा के अंदर करते हो। आज पूरे हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर आरएसएस का संघ का बोलबाला है। जहां इन यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाना चाहिए, नशा मुक्ति के ऊपर विचार देने चाहिए, कुछ अच्छे विचार देने चाहिए। दूसरी ओर हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर हफ्ते बजरंग दल के, हिंदू महासभा के ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को हिंदू मुसलमान का जहर घोला जाता है। दूसरी बात है, आज रिजल्ट देर करते हैं, रिजल्ट आने के अंदर एक बच्चे आज 2025 के अंदर अपनी बीए कर ली, उसका रिजल्ट क्या पता 4 साल बाद है, कोई उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी मैं कमी ये मानता हूं कि आज स्टूडेंट लीडर्स के नाम के ऊपर मैं मानता हूं कोई स्टूडेंट लीडर है ही नहीं। अगर यहाँ पे बड़े लेवल के स्टूडेंट लीडर होते तो इनकी यूनिवर्सिटी वालों की इतनी औकात थी, हैसियत का है। शिक्षा कभी भी नियंत्रण नहीं मांगती, शिक्षा प्रबंधन मांगती है। जब भी किसी विश्वविद्यालय कुलपति को ये लगने लग जाए कि तू तो इस यूनिवर्सिटी का मालिक है और शिक्षा मंत्री को झुक के तो सलाम करता है, उस दिन शिक्षा व्यवस्था का नाश प्रारंभ हो जाएगा। और आज शिक्षा व्यवस्था का नाश प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें हमारे चौधरी अर्जुन चौटाला जी की बहुत बढ़िया नीति है। वो हमेशा एक बात कहते हैं, आज अगर 500 बच्चे अपने धरने के ऊपर बैठे हैं, अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो तुम लोग उनका समर्थन करो, लेकिन तुम लोग 2 जने अंदर जाके प्रिंसिपल वीसी कमरे के अंदर चाय पी के बाहर बता देना, जैसे इनसो वाले करते हैं, जैसे एनएसए वाले करते हैं। अगर 500 बच्चे बैठे हैं तो प्रिंसिपल को और वीसी को 500 बच्चों के बीच में बुलाओ, उनके बीच में बुला के उन बच्चों का मुद्दा हल करवाओ। और अगर कोई वीसी या प्रिंसिपल अपनी सत्ता के मत में मदान होकर तुम्हारे बीच में आने से मना कर देते हैं, तो ये ताकत मैं तुम्हें देता हूं, अर्जुन चौटाला तुम्हें देता है, उन 500 बच्चों को ले जाके उस भ्रष्ट वीसी कमरे के अंदर बैठ जाओ, लड़ मरो कट मरो, उन बच्चों को उनका अधिकार दिलवाओ। तो ये जो सोच अर्जुन चौटाला जी की है, ये जो सोच आईएसओ संघ
संगठन की है, तो ना केवल हरियाणा की, मेरा ये मानना है 1 साल के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई छात्र संगठन बनने जा रहा है तो वो आईएसओ संगठन ही बनने जा रहे हैं। जी, साहिलदीप कासवान, आप क्या लगता है आपकी पार्टी स्टैंड कर पाएगी? इतना बड़ा धड़ा बीजेपी का पूरे भारत में, और बहुत बड़े बड़े संगठन इनके, और चारों ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की। अब लोग कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं बचा विपक्ष और पक्ष के पास। किसानों के मुद्दे सॉर्ट आउट, सड़कों के मुद्दे सॉर्ट आउट, बिजली की समस्या सॉर्ट आउट, आराम से अनाज बिक रहा है, किसानों खाते में पैसे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशन गाइडलाइन आ रही है, सरकार सख्त कानून बना रही है। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपके पास? सबसे पहले तो आप कह रहे हो कि हम स्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो सर आप जनता से ये बात पूछो। मैं आपको एक बात कहता हूँ, और जनता भी आपके इतने बड़े नेता अभय चौटाला खुद हार गए हैं, बड़ी मुश्किल से आपकी इज्जत बच पाई है। लोग कहते हैं एक सीट बड़ी मुश्किल से आई है, जैसे तैसे करके। साहब, आपके खुद के गृह क्षेत्र में रणजीत चौटाला, देवीलाल चौधरी साहब, उनको भी जो जगह थी, इनका मान सम्मान था, चौटाला साहब तक भी सही था। अब तो वो आपके फतेहाबाद में भी अपनी जगह खोते जा रहे हैं ये सब। देखिए, आप ये कह रहे हो कि खुद अभय चौटाला जी हार चुके हैं बुरी तरीके से। युद्ध में इतिहास कभी आपका आकलन इस बात से नहीं करता कि आप जीतते या हारे। इस बात से आपका आकलन किया जाता है कि आपने गोली पीठ में खाई या छाती में खाई। आज हम हार के भी जीत गए और वो जीत के भी हार गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी, इस चीज में आप भी सहमत होगी, इस चीज में जनता भी सहमत होगी। सबसे पहले हम चौधरी देवीलाल की बात करते हैं। चौधरी देवीलाल अपने जीवन के अंदर हारे ज्यादा है, जीते कम है, लेकिन उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताऊ की उपाधि, जननायक की उपाधि किसी को मिली है? चौधरी देवीलाल को मिली है। उसी तर्ज के ऊपर अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही थी। 2019 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 2019 के अंदर हमारे कुछ घर के जो जयचंद थे, एक पुरानी कहावत कहते हैं ना, बोला हम डरते नहीं छल शब्दों से, हर बार पराजय पाई है हमने घर के जयचंदों से। हमारे ही घर के जयचंद थे, उन जयचंदों ने हमारे पीठ में छुरी मारी और बीजेपी की गोदी में जाके बैठे उनकी सरकार बनवाई। अब की बार हम गांवों के अंदर गए, जहां इन कांग्रेस और बीजेपी वालों को प्रोग्राम मिलने से नहीं मिल रहे थे, लोगों ने हमारी इज्जत बहुत करी। हमने एक एक आदमी से पूछा, पूरे हरियाणा के अंदर आप बड़ी हैरानी मानोगे, एक भी ऐसा इंसान नहीं था, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, जिसने चौधरी अभय चौटाला जी को गलत बताए हो। हर किसी ने एक ही बात बताई, सच्चा आदमी है, जबान का धनी है, मर्द आदमी है। लेकिन अभी मजबूरी है, हम आपके प्रोग्राम करवाएंगे। जहां लोगों के प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, हमारे एक एक गांव में 2-2 जनसभाएं हो रही थी, हजारों लोग हमारे इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो हरियाणा की राजनीति के धृतराष्ट्र है, हरियाणा की राजनीति के धृतराष्ट्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हिसार के हास्यास्पद सांसद जयप्रकाश जी ने लोगों को इतना भ्रमित कर दिया था, बोला इंडियन नेशनल लोकदल तो बीजेपी की बी टीम है। और इस कारण से लोग प्रोग्राम हमारे कर रहे हैं, साथ हमारे जुड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी के अंदर वोट कांग्रेस को डाल रहे हैं। उन लोगों को यह नहीं पता था कि कांग्रेस को वोट डाल के तुम बीजेपी की ए टीम को वोट डाल रहे हो और तुम बीजेपी को सत्ता के अंदर ला रहे हो। आज लोगों की आंख खुली है, हम लोगों के बीच में जा रही है, हम लोगों के बीच के अंदर है। लोग हम एक बात कहते हैं, हमसे गलती होगी। अगर कल चुनाव होते हैं, ना केवल आपकी जीत होगी, रिकॉर्ड तोड़ आपकी जीत होगी। हम दावा कर रहे हैं इस चीज का, कल तो इलेक्शन हो जाए। दावा तो धरे रह जाते हैं कई बार। साहिलदीप कासवान हमारे साथ खास बातचीत हुई। साहिलदीप जी, अभय चौटाला अपने जगह नहीं बचा पाए, एक सीट ले देगी आपकी, बड़ी मुश्किल से आप अपने जगह बचा पाए हैं। और साहब, आप पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, सारे सब कॉलेजों को देख रहे हैं। अभी राजस्थान जयपुर के इधर एक आपका सुप्रीमो, बड़े नेता खुद भी, और वो जाके उनके बॉडीगार्ड किसी की गाड़ी तोड़ते हैं, पूरा भारत ने देखा है, सभी टीवी चैनल सोशल मीडिया पे वो बात, वो हा उल्लट सब देखा है। तो हरियाणा प्रदेश में अगर आपकी सरकार हो तो फिर क्या होगा? ये हाल है बेहाल। अब आपकी सरकार भी नहीं है, फिर भी आप इतना एटीट्यूड, इतना घमंड। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, हमने अक्सर फील्ड में रहते हैं तो लोगों की बातें सुनते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? अभी तो बीजेपी सरकार है, अगर ये नहीं होती तो ये क्या कर देते? ये कहां तक जायज है? कैसे देखते हो आप इसको? सबसे पहले राजस्थान की बात करता हूं जी, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई नहीं बोला होगा। जिस आदमी ने एक राजनीति की भेंट चढ़ के चौधरी करण चौटाला जी पे इल्जाम लगाया था ना,
उस आदमी का खुद का बयान है, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि मैं राजनीति की भेंट चढ़ा था और राजनीतिक लोगों के भड़काने के ऊपर मैंने ये सब चीज करी। करण चौटाला जी ने ना तो मेरे को हाथ लगा रखा, ना किसी और ने मेरे चोट मारी, और मैं अपनी दरखास्त वापस लेता हूं। इनका कोई भी इसमें कसूर भी नहीं है, वो उनकी लड़ाई थी ही नहीं है। हकीकत बात यह, करण चौटाला जी तो बहुत पीछे वाली गाड़ी के अंदर थे, उस गाड़ी के अंदर ही नहीं थे। ठीक है, दूसरी आप हरियाणा की बात करते हैं। आप कह रहे हो अगर हम हरियाणा के अंदर हो तो हरियाणा का क्या होगा? हम अगर हरियाणा की राजनीति में हो, चौधरी अभय चौटाला जी अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, तो सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं कहता, 6 महीने के अंदर ये जितनी भी समस्याएं ये लोग 10 साल में हल नहीं कर पाए ना, 6 महीने में सारी समस्याएं हल होगी। और ये मैं नहीं कर रहा, ये रिकॉर्डेड चीज है। जिस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2005 के अंदर 50,000 करोड़ सरकारी खजाने के अंदर वो छोड़ के गए थे। रिकॉर्डेड है ये चीज। हुड्डा साहब 10 साल इस प्रदेश को उन्होंने लूटा, और लूटने के बाद उन्होंने कम से कम 60-70 हजार करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर छोड़ा, और आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। कहने का मतलब ये है, आज अगर कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है तो वो 6 लाख रुपए का कर्जा अपने ऊपर लेके पैदा हो रहे हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ सेक्टर रेट -6.8% जा चुके हैं। जो ये नरेंद्र मोदी बीजेपी वाले वादा कर रहे थे कि हम तो आय दुगनी कर देंगे किसानों की, उसके लिए 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना चाहिए, बल्कि वो माइनस में जा चुके हैं। तो अगर मैं ये बात कहूं तो कोई गलत नहीं होगी कि जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने, और जो जान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। आज ये बीजेपी, आज ये कांग्रेस एक हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक एक आदमी को, कांग्रेस के जो मेन कांग्रेसी आदमी थे उनको पार्टी से निकाला, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी हो, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, चाहे वीरेंद्र डुमरखा जी हो, दोबारा वापिस आए, पहले छोड़ के जा चुके थे वो भी। भूपेंद्र हुड्डा जी जब तक कांग्रेस खाली नहीं हो जाएगी, जब तक वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद में वो पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी छोड़ के बीजेपी की गोदी के अंदर जाके बैठेंगे। तो आज ये हरियाणा प्रदेश की जनता का भरोसा है कि विकल्प केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। और ये बात मैं नहीं कहता साहिल तुम का समय भरोसा करो, मैं लोग आदमी हूं, क्या पता मैं झूठ में बोल रहा हूं। आप एक सर्वे चलाओ, एक एक गांव के अंदर, एक एक जनमानस के अंदर, जो कोई ओके पर चर्चा हो रही है, ताश के ऊपर चर्चा हो रही है, घरों के ऊपर चर्चा हो रही है। आज हमारी हरियाणा की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, आज युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हरियाणा के अंदर 40% बेरोजगारी दर है, 40% बेरोजगारी दर, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर पहली बार आपकी न्यूज चैनल के ऊपर बोल रहा हूं, 70% बेरोजगारी दर होगा हरियाणा में सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। जब से सीजीएल के पेपर हुए हैं ना, इसके बाद में 70% जो बाहर के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे लगेंगे, हमारे 30% भर्तियां होगी सिर्फ। आज हरियाणा अंधेरे के अंदर जा चुके हैं। कौन कारण है इस चीज का? अगर ये कांग्रेस पार्टी बढ़िया तरीके से चलती तो इनकी सरकार बन जाती, लेकिन सरकार इनको बीजेपी की बनवानी थी। अभय चौटाला जी को हम खारा बताते हैं, दवाई हमेशा कड़वी होती है। चौधरी अभय चौटाला जी ने अपने जीवन के अंदर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया किसानों के लिए। एक बात तो सर आप भी मानते होंगे, 4206 विधायक पूरे हिंदुस्तान के अंदर थे, हर किसी से किसानों ने इस्तीफा मांगा था। इस्तीफा किसने दिया? 30 विधायक कांग्रेस उसके मौके के ऊपर होते हैं, जो डेली टिकरी बॉर्डर पर जाके फोटो खिंचा के वापस आ जाते हैं। जिस समय किसान सरदारी जाती है उनके पास सबने मना कर दिया, हम इस्तीफा नहीं देंगे। एक लौता विधायक कौन था? और वो विधायक जिनकी कोर कमेटी ने उनको मना कर दिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनको मना कर दिया। मतलब आप एक लौते विधायक हो, अगर आपने इस्तीफा दे दिया और खुदा ना खास्ता बाद में नहीं जीतते, हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, उस इंसान ने जनता की तरफ देखा। जी, अब आईएसओ के, इंडियन नेशनल लोकदल के, चलो प्रदेश अध्यक्ष युवा की बहुत अच्छी बात है, आप तो कहेंगे, आप तो पार्टी की बढ़ाई करेंगे, सब सही है, लेकिन चलो मैं एक बात कहता हूँ, एक बात कहता हूँ। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया अपनी पार्टी के लिए। अगर इस्तीफा दिया था तो अभय चौटाला ने खुद चुनाव क्यों लड़ा? किसी गरीब व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दी? उसको चुनाव लड़ाना चाहिए था। और अभय चौटाला ने चुनाव लड़ा तो साहब आपकी बहुत बुरी हालत हुई है। उस समय आप हमेशा 20-30 हजार से इलेक्शन जीतते थे। ये तो बलाओ राकेश टिकैत का आखिरी समय 2 बजे हम वहीं पे थे और वो बोले खाली जोड़ा लेके आओ, इसको भर दीजिए। अगर वो नहीं आते तो साहब अभय चौटाला वहां उस एरिया में बिल्लू बोलते हैं अभय चौटाला को। अभय चौटाला को नहीं कहते, वो बिल्लू बोलते हैं सब। नहीं तो बिल्लू जी डूबने वाली थी आपकी, बिल्लू जी की लुटिया। वो तो भला हो राकेश टिकैत का, उन्होंने उनको आखिर मूवमेंट पे 2 बजे आपकी सभा करके जिता दिया किसानों ने। नहीं तो वहां से भी हार का सामना करना पड़ता। 6600 वोटों से मुश्किल से जीते हो, अपने घरे क्षेत्र में पकड़ खोज के हो आप, और आप कहते हो कि हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार आएगी। अब
बोलिए। दो सवाल पूछे, दोनों सवालों के जवाब दूंगा और आप भी इस चीज में यस करोगे। जी जी। सबसे पहले सवाल आपने ये पूछा कि अभय चौटाला जी ने जनता के लिए इस्तीफा नहीं दिया, खुद की राजनीति बचाने के लिए इस्तीफा दिया ताकि वो कल को जीत जाइए, आपका सवाल था। ठीक है। जब पूरी किसान सरदारी कांग्रेस के 30 विधायकों के पास गए, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई? सबसे पहले तो उनके पास गए ना, उन्होंने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, सुरेश कोथ बहुत बड़े किसान नेता हैं, हरियाणा के, आप जानते भी हो। राकेश टिकैत जी, और ना सिर्फ ये दोनों किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, इसके अंदर से 40 लोग चौधरी अभय चौटाला जी के पास जाते हैं, इस्तीफे की पेशकश करते हैं। अभय चौटाला जी एक बात कहते हैं, 26 तारीख तक रुकूंगा, पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग बिठाऊंगा और उसके बाद में फैसला लूंगा इस्तीफा देना है नहीं देना। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं, अगर तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देखते, अपनी कोर कमेटी की मानते, तो वो इस्तीफा ना देते। उन्होंने जनता की तरफ देखा, उन्होंने किसानों की तरफ देखा, उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा आपने सवाल ये पूछा कि बिल्कुल ही राकेश टिकैत जी अगर बीच में नहीं आते तो 6600 वोटों से आ रहे हैं, जीतते हैं, पता नहीं क्या हो जाता, ये सवाल था आपका। आज तक बाई इलेक्शन हमेशा सरकार का रहा है, और ऐसा हिंदुस्तान का रिकॉर्डेड बाई इलेक्शन जिसके अंदर प्रधानमंत्री लेवल तक बीच में आ गया था, पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी बीच में आ गई थी, किसी प्रकार से अभय चौटाला जी हारने चाहिए। 10-10 हजार के अंदर वोट खरीदने का काम कराया, सरकारी तंत्र, सरकारी यंत्र वहां प्रयोग करे, यहां तक भी सबर नहीं मिली। भूपेंद्र हुड्डा जी वहां जाते हैं, आप लोगों के सामने एक बात कहते हैं, बोला आया तो हूं मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने, लेकिन गोपाल कांडा मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र है, तो अपने हिसाब से देख के वोट मांगना। पूरे के पूरे कांग्रेस के, पूरे के पूरे बीजेपी के वोट एक तरफा जाते हैं गोपाल कांडा की तरफ, उसके बाद भी 6600 वोटों से वो जीत जाते हैं। एक सवाल आपका बीच में और भी था कि अभय चौटाला जी खुद इलेक्शन क्यों लड़ा, उन्होंने किसी और को इलेक्शन क्यों नहीं लड़वाया? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हिंदुस्तान की मात्र ऐसी पार्टी है जो जनता की पार्टी है, वो जनता से आदेश लेती है, जो जनता आदेश देगी वो चीज होगी। वहां जाके इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, ऐलनाबाद अनाज मंडी के अंदर ये चीज होती है, हम किसको इलेक्शन लड़वाएं, एक तरफा वहां पे आवाज आती है, ना सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल कोर कमेटी की, हर गांव से कम 50 से मुज्जिज आदमी थे उन लोगों की, अभय चौटाला जी को खुद इलेक्शन लड़ना है, उनका आदेश मान के उन्होंने बाद में इलेक्शन लड़ा। अगर अभय चौटाला इलेक्शन ना लड़ते, एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा जी वहां से बीजेपी को जितवाते और वो लोग बाद में निस्तानाबूद हो जाते, वो खत्म हो जाते, इसलिए लड़ाई जनता का आदेश था। अब जो बार बार आप ये बात कह रहे हो ना कि भाई अगर ये तो अपने लालच में इस्तीफा दिया, 30 विधायक थे, लालच में इस्तीफा देना चाहिए था, बात वो किसानों की कर रहे थे, किसानों की खा रहे थे, किसानों के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे थे। अब की बार जो इलेक्शन होया, कम से कम फर्ज ये पड़ता था, जिस किसान सरदारी के कारण कांग्रेस पार्टी उभरी थी, भूपेंद्र हुड्डा ने राजनीति करी अपनी घटिया मानसिकता की, आज उनमें से कम 20 टिकटें तो देते किसानों को। एक टिकट मुझे बता दो पूरा हरियाणा में किसी भी किसान नेता को टिकट दियो जिन्होंने अपने 800 शहीद करे आदमी, वहां 800 आदमी खोए, 1.5 साल वहां पे चारों मौसम के अंदर बैठे, क्या किया इन्होंने? और उस इस्तीफे के ऊपर सवार हो गया अभय चौटाला जी के, ये नरेंद्र मोदी झुकते हैं? सर आप खुद बताओ, गोड्डों के ऊपर भी आता है, 3 काले कानून वापिस भी होते हैं, ये तो ऑन रिकॉर्डेड चीज है सारी की सारी। क्या रूपरेखा तैयार की है कॉलेजों के लिए? क्या ऐसे भ्रमण कर रहे हो, कैसे जाएंगे आप? रूपरेखा हमारी अपनी मांगों को सरकार तक रखना, काम करवाना, कॉलेजों की समस्याओं को जानना, किस तरीके से कर रहे हो? आगे की क्या मुहिम होने वाली है? और कॉलेज के हरियाणा के जितने भी छात्र सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे? रूपरेखा हमारी तो सड़कों की संघर्ष की रूपरेखा है जी, हमें ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं आती। इसका सबसे बड़ा सबूत तो हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं हूं खुद, जो आपके सामने बैठे हूं, एक गरीब घर का लड़का, आज मैं खुद, मेरे को कोई इसमें दौरा नहीं है बताने के अंदर, मेरे पास खुद की गाड़ी तक नहीं है, और उसके बाद भी एक साधारण परिवार के बच्चे को अगर इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं की पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए ये परिवार अपनी जान तक दे सकता है। रूपरेखा हमारी सीधी सी साधारण सी यही है, आज पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। बच्चों के रिजल्ट टाइम पे आने चाहिए, और छोटी छोटी जो बच्चों की बेसिक नीड है, चाहे वो लेटरिन बाथरूम का मुद्दा है उनका, चाहे उनका पानी का मुद्दा है, चाहे सफाई का मुद्दा है, चाहे नशे का मुद्दा है, चाहे उनका रिजल्ट का मुद्दा है, चाहे उनकी बैक आ रही है, चाहे रिवोल्यूशन आ रही है, बिना मतलब की री दिए जा रही है बच्चों की, हर मुद्दे के ऊपर डट के खड़े होंगे। उसके बाद में समय समय के ऊपर आपने घटना देखी है जो कल परसों हरियाणा के अंदर हुई है, जिसके अंदर एक लड़की चौधरी देवीलाल जी के बारे में उल्टा बोलती है जी, उसके बाद में वो लड़की माफी मांगती है और समाज उसको माफ भी कर देता है बाद में। उससे पहले घटना ऐसा प्रोग्राम, उससे पहले एक घटना और हो चुकी है। हाँ दराना हुई थी, वो प्रतिमा पर चप्पल पहन के डांस कर रहा था एक लड़का, ये दूसरी घटना है ये। हाँ दूसरी घटना ये हुई है। आज ये घटनाएं क्यों हो रही है, हम हमारे स्टूडेंट से एक बात पूछेंगे,
स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे, हम सरकार से बात पूछेंगे। आप मुझे एक बात बताओ सर, आज चौधरी देवीलाल का चैप्टर सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की किताबों में से खत्म कर दिया, चौधरी चरण सिंह का खत्म कर दिया, धन्ना सेठ का खत्म कर दिया, और जो बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी थे उनके चैप्टर खत्म कर दिए। और चैप्टर किनके लेके आ रही है? ये वीर सावरकर के, जो भी आरएसएस से बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे, ये अपना प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आज अगर ये सरकार इस चीज में सक्षम नहीं है, हम एक एक स्टूडेंट के ऊपर पास जाके जितने भी हमारे महान आदमी थे उनके बारे में पढ़ाएंगे, उसका एक अभियान चलाएंगे। उसके साथ साथ हम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ। क्योंकि ये जो चीजें हो रही है, जो दो घटनाएं चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा के साथ हुई, इसका सबसे बड़ा कारण मैं बेरोजगारी मानता हूं। आज हरियाणा के अंदर 40% बेरोजगारी दर है। आज हमारे बच्चों को अगर नौकरी मिले तो बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो उलझुल हरकत करेंगे, रील बनाएंगे और अपने फॉलोवर बढ़ा के पैसे कमाएंगे इंस्टाग्राम से। वो अपनी नौकरी करेंगे, माँ बाप की देखभाल करेंगे। ये सबसे बड़ी कमी सरकार की है। हम रोजगार के लिए बहुत भयंकर लड़ाई लड़ेंगे, और सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी स्थिति के अंदर रहेगी, जो आज तक हर नेता ने आज तक सिर्फ दिखावा किया है, वो अर्जुन चौटाला जी ने हमें आदेश दिए, बोले ये लड़ाई हमें लड़नी है, हर हालत के अंदर बहुत बड़े तरीके से लड़नी है, छात्र संघ चुनाव बहाल की। और इस छात्र संघ चुनाव बहाल के लिए मैं आप बड़ी बात नहीं करूंगा, चाहे हमें हमारी जान भी देनी पड़ जाए, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सरकार ने जो वायदा किया था 2018 में हमारे साथ कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, और आज तक इन्होंने बहाल नहीं किया, उसको हम बहाल कराएंगे। यह सरकार डरती है कि अगर छात्र संघ चुनाव बहाल हो गए तो बाद में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी से हमारे स्टूडेंट लीडर्स निकल के आएंगे जो बाद में इस देश को संभालेंगे, इस प्रदेश को संभालेंगे। ये घबराते हैं इस चीज से। तो ये सब हमारे मुद्दे रहेंगे। और स्टूडेंट्स को तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जितने मेरे छात्र साथी सुन रहे हैं, कोई आपको कहेगा हिंदू खतरे में है, कोई कहेगा मुसलमान खतरे में है। आज आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो करप्शन हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस चीज के ऊपर आपका ध्यान ना जाए, इसीलिए आपको धर्म के ठेकेदारों द्वारा धर्म के अंदर फंसा दिया गया है। इन चीजों के अंदर ना फंसे, आप एक्टिव होइए। आज मैं मेरे दोस्तों के घर जाता हूं जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अक्सर उनके माँ बाप मुझे ऐसे कहते हैं, बोला आप हमारे बच्चों को राजनीति में लेके आ रहे हो, राजनीति एक कीचड़ है। मैं बिल्कुल मानता हूं राजनीति एक कीचड़ है, लेकिन अगर राजनीति कीचड़ है तो इस कीचड़ को साफ करना, इस कीचड़ के अंदर घुस के देश के युवाओं का प्रथम कर्तव्य बनता है। बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। और ये हम पूछेंगे, और जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता, ये सवाल अंतिम सांस तक हम पूछते रहेंगे, और एक एक बच्चे को जागरूक करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। क्या लगता है जी, दोनों परिवार एक होकर फाइट करने वाले हैं, या फिर अभी चौटाला साहब अकेले ही कहीं ना कहीं अपने रथ को लेके चलेंगे? अबे चौटाला जी का परिवार उनके साथ है, जनता उनके साथ है। अबे चौटाला जी का असली परिवार जनता है, और जनता उनके साथ है, और जनता उनके साथ हमेशा रहेगी। और दूसरी जो ये आप एक होने की बात कर रही हो, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अबे चौटाला जी जो भी फैसला करेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता जो भी फैसला करेगी, हमें वो मंजूर होगा। तो हिसार की बातचीत करें, आपके सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, क्या कहेंगे जयप्रकाश को लेके? एक हास्यपद सांसद है, चुटकुले सुना देते हैं और कर देते हैं। एक साल तो उन्होंने बधाइयां ली, कम से कम आज तक बधाइयां ले रहे हैं। उनको अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं सांसद बन गया, बार बार बधाइयां वो लिए जा रही हैं। और वो तो बीजेपी ने धोखा दे दिया अब की बार, वरना उनको नहीं करना था। जैसे कांग्रेस बीजेपी को जितवाने का काम करती है ना, वैसे बीजेपी भी कांग्रेस को जितवाने का काम करती है। अब की बार बीजेपी की कोर टीम ने इनके खुद के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी को हरवाने के लिए एक तरफा वोट बैंक अब की बार वहां पे ट्रांसफर करा। जयप्रकाश जी वहां पे जीते। जीतने के बाद इस हार में जितनी जिम्मेवारी सरकार की है, जितनी एमएलए की है, उससे 10 गुना जिम्मेवारी सांसद की होती है। जेपी जी की जीतने के बाद आज इस हार के अंदर पिछले एक साल में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन दिहाड़े कत्ल ना हो रही हो, कोई घटना ना हो रही हो। इस हार में महिंद्रा के शोरूम के ऊपर सरेआम गोलियां चलती है, उसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आता। डेली कटले होती है, कोई बयान नहीं होता। डेली फिरौती मांगी जाती है बदमाशों के द्वारा, कोई बयान नहीं आता। नशे का हब बन चुके हैं, कोई बयान नहीं आता। सिर्फ अपने 4-5 चेले चपाटों के साथ बैठ जाएंगे, उड़ बातें कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं जयप्रकाश जी की बात करना एक समय का व्यर्थ करने वाली बात होगी। वो एक बाई चांस के बने हुए एक्सीडेंटल, हम नाम ले सकते हैं, एक एक्सीडेंटल सांसद है, दोबारा उनको नहीं जीतना कभी भी। लेकिन उनके बेटे भी एक्सीडेंटली बन गए। उनके बेटे तो एक्सीडेंटली नहीं बने, ये बात नहीं मानूंगा मैं। अब मैं आपको बताता हूं, उनके बेटे अगर हरियाणा में ना होते ना, तो सरकार बनती कांग्रेस की। इसका कारण एक, आम आदमी पार्टी अब की बार मात्र 3 सीट मांग रही थी विधानसभा चुनाव के अंदर। बोला हमें 3 सीट दे दो, हम गठबंधन में लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के अंदर में लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत कहां पड़ गई,
कि हमारे सांसद जी के बेटे जी की जो सीट कलायत की सीट है ना, वो आम आदमी पार्टी के कोटे के अंदर आ रही थी। तो धृतराष्ट्र हुड्डा साहब को और हास्यास्पद सांसद को अपने बेटों की राजनीति बतानी ज्यादा जरूरी थी। जनता जाए बाढ़ में, किसानों की पकड़ी जाए, बीजेपी की वह ठोकरों के अंदर हमें कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने बेचा और विकास की सीट बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति बचाने के लिए इन्होंने हरियाणा प्रदेश की पगड़ी को बीजेपी की ठोकर में रोकने का काम किया। अगर ये अपने बेटे की सीट छोड़ देते अब की बार, आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल होती, इनकी सरकार बनती। चलो छोड़ो आम आदमी पार्टी की बात, मैं एक बड़ी बात आपको कहता हूं जो ऑन रिकॉर्ड चीज है। आज चौधरी देवीलाल इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, जिसमें दोनों बार प्रधानमंत्री पर उन्होंने छोड़ा। ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़े नेता आज किसान हितैषी चौधरी अभय चौटाला जी हैं। इतने बड़े खानदान से आने के बावजूद भी लोकसभा से पहले अभय चौटाला जी ने मीडिया के सामने एक बयान दिया, आज अगर बीजेपी को हराना है तो सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। आज मैं इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हूं, बात शर्त है कि सारे इकट्ठे मिलकर बीजेपी को हराओ। हर कोई तैयार था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को खतरा था इस चीज का। अब अगर अभय चौटाला जी हमारे इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो मेरे से बड़े नेता ये हैं, मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, मेरे बेटे की राजनीति खत्म हो जाएगी। धृतराष्ट्र ने चौधरी अभय चौटाला जी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया। इसका कारण होया कि 10 की 10 सीटें जो हरियाणा प्रदेश की लोकसभा की इंडिया गठबंधन की आनी थी, 5 सीटें बीजेपी खेमे के अंदर गई। अगर अभय चौटाला जी इस गठबंधन के अंदर शामिल होते तो ना सिर्फ हरियाणा की 10 की 10 सीटें, राजस्थान, पंजाब तक में प्रभाव पड़ता। और हो सकता है अगर परमात्मा चाहता तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में रह जाते और इंडिया गठबंधन सरकार की सत्ता के अंदर आती। ये चीज बार बार ये सिद्ध हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी जूतियों में बेचने का काम करें, इनकी जूतियों में खीर बटी है जी, बार बार सिद्ध हुई है। जी साजिद कासवान जी, कुछ और कहना चाहेंगे भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को चलते चलते? बस मैं जाते तो यही कहना चाहता हूं जी, आज हम जब वोट मांगने जाएं और हमारे पास कोई वोट मांगने आई तो सबसे पहले उसकी मैनिफेस्टो, उसका घोषणा पत्र हमारे हाथ में होना चाहिए। अभी मात्र 6 महीने पहले चुनाव हुए हैं, जो जो वादे लोगों से किए गए थे उन सबका घोषणा पत्र आपके हाथ में रखो। चाहे वो कांग्रेस के एमएलए हो, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, चाहे वो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद हो, बीजेपी के मंत्री हो, हर किसी से सवाल पूछो। अगर शैलदेव कसवा भी आपके पास आ रहे कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए वादा किया, मेरे से सवाल पूछो। जब तक आप अपने नेता की आंख में आंख डाल के सवाल पूछना नहीं सीखोगे, जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं कि मैंने तेरे को वोट दिया, इस कारण से वोट दिया, इस वायदे के ऊपर वोट दिया और तूने मेरे लिए क्या करेगा, तूने मुझे बेचने का काम किया, जब तक ये नेता आपको ऐसे भ्रमित करते रहेंगे। एक ऐसे इंसान की तरफ देखो जो किसान हितैषी हो, जो आपके लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाने का काम करे। आंख उठा के देखोगे, मैं नहीं कहूंगा अभय चौटाला के सिवा को कोई भी नहीं दिखेगा। बाकी आपकी मर्जी है, इनसे सवाल जरूर पूछो। आपका वोट की कीमत 1,000 में नहीं है, ये दोनों पार्टियां बिक जाएगी तो आपकी वोट की कीमत अदा नहीं कर सकते। अपने वोट की कीमत बचानो। जी साजिद कासवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और परमपिता परमेश्वर दुआ करता हूं हरियाणा से बाहर निकल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईमानदार पत्रिका स्थापित करो। जी, तो हमारे साथ साहिलदीप कासवान आईएसओ के प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष खास बातचीत में बने हुए थे। इंडियन नेशनल लोकदल आईएसओ उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, कॉलेज की समस्याएं देख रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।